चलिए, तो 2000, अब सिर्फ ज्यादा नहीं, 13 का ही चल रहा था, 12 का चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, एमसीक्यू। लास्ट है हमारा ये ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी चलेंगे। परिरेखीय मेड़बंदी मिट्टी के क्षरण की एक विधि है। मिट्टी के क्षरण पर ये टॉपिक हमारा मिट्टी के क्षरण से। तो पूछा गया है इसमें कि रेगिस्तानी मिट्टी जो सिरे हैं तेज हवा की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है, या फिर कम समतल मैदान धारा के करीब बाढ़ के लिए उत्तरदायी है। यानी जिस मैदान का समतल कम हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो, प्लेन हो, समतल हो, तो वहां पे कोई भी नदी की जो धारा है वो बाढ़ लाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऐसी किस जगह पे यानी ये कौन सी जगह है जिसके जिसको हम अपनाकर, उस जगह पे अपनाकर मिट्टी के क्षरण को रोक सकते हैं। ठीक है, या खरपतवार, जंगल घास के विकास के लिए उत्तरदायी। ये हम मेड़बंदी जो है, इस जगह पे हम इसका यूज करके इसको रोका जा सकता है। तो जवाब है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, कहीं भी इस तरीके का यूज नहीं किया जाता। अब आते हैं कंटूर बंडिंग, यानी कि परिरेखीय मेड़बंदी को हिंदी में, मतलब ये कंटूर बंडिंग को हिंदी में कहते हैं परिरेखीय मेड़बंदी। यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, अगर मान लीजिए कोई ढलान है, तो वहां पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या करोगे आप? खेती करना है तो सीढ़ीदार खेती करोगे, जैसे चाय की बागान। ठीक है, रेगिस्तान को रोकने के लिए वहां पे बालू की टिब्बे, जो टिब्बे जिसको कहते हैं, वो बनाए जा सकते हैं, उसको स्टेबल किया जा सकता है, जिससे कि मिट्टी का क्षरण हवा से भी होता है, पानी से भी, दो तरीके से होता है ना। तो ये दो कंटूर बंडिंग की बात है। तो एक ऐसी तकनीक है जो पर्वतीय और ढलानी ढलानों में, यानी इंक्लाइड वाले इलाकों में मृदा कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। यानी पर्पस होता है कि प्रवाह को धीमा कर देना, यानी पानी फुल स्पीड से गिरे और धीरे धीरे, जैसे कि अगर आप छत पर से पानी को गिराइए, एक बार में सारा पानी गिर जाएगा। लेकिन अगर आप सीढ़ी से गिराइएगा तो धीरे धीरे करके गिरेगा। कभी सीढ़ी साफ किया होगा, धोया होगा, तो पता होगा, है ना। चलिए, तो कंट्रोल बंडिंग यूपीएससी ने पूछा है, कहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है? पर्वतीय क्षेत्रों और ढलानों में। यानी ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे खेती करनी है, क्योंकि जमीन तो होगी नहीं, तो पर्वत के ही क्षेत्र में आपको खेती करनी है, तो वहां पे खेती की जाती है सीढ़ीनुमा खेती, ताकि पानी एक साथ नीचे ना आए और मिट्टी का कटाव कम से कम हो। अब एक सवाल है कि क्या मिट्टी का कटाव पूरी तरह से रोका जाना, मतलब रोक दिया जाता है? नहीं, उसके प्रभाव को कम कर दिया जाता है, मिट्टी पानी के प्रभाव। ठीक है, तो इसमें ढलानों पर समोच्च यानी कंटूर रेखाओं के साथ इसको बनाया जाता है, जिससे कि पानी को कंट्रोल कर लिया जाए और तेजी से जो बहाव हो रहा है, कटाव हो रहा है, उसको नियंत्रित किया जा सके। तो मृदा संरक्षण की जो विधियां हैं वो टेरेस फार्मिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, नो टिल्ट खेती है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये भी पर्वतीय क्षेत्रों में जल और मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी है। पट्टी फसल प्रणाली का मतलब खेतों में बारी बारी जो फसलें हैं बारी बारी से उगाई जाएंगी। यानी हर बार आप गेहूं ना बोइए, कभी आप उसमें चना बो दीजिए, कभी आप अरहर और मसूर दाल, इस तरह से। ठीक है, नो टिल खेती का मतलब भूमि को जोते बिना। ये जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, बिना जोते ही हमने सीधा बीज को खेत में डाल दिया, छिड़काव कर दिया। ये भी होता है खेती में, आप समझिएगा। खेती में क्या होता है कि पहले आप गुड़ाई करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं, उसके बाद पौधे को रोपते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि भाई आपने फसल काटी, उसके बाद फसल में बीजों का छिड़काव कर दिया, जिससे कि मिट्टी
को ढीला, मिट्टी ढीली नहीं हुई और वो बारिश में पानी में बहेगी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिपीट क्वेश्चन है। जीरो टीलेज, वेरी गुड सामने। जीरो टीलेज की बात कर ले जरा सा। क्या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, मेरा दिमाग में कुछ और चला गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या मैंने ये बताया है? जल्दी से रिकॉल कीजिए। चलिए, तो पशुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल होता है। मनुष्य द्वारा कोयले का को जलाना, कोयले को जलाने से क्या नाइट्रोजन बनेगा? नहीं ना, हलवा क्वेश्चन। और वनस्पति की मृत्यु यानी पेड़ पौधे सड़ गल गए, मल्टीपल टाइप्स, है ना। एक और तीन हो गया। अब इसको टफ करना है, अगर अगर आपको या तो आता है तो ओनली वन, वही चीज बार बार मैं क्यों बता रहा हूं, यूपीएससी यही करेगा आपके साथ। ऑल ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको चूज करना होगा। ऐसे तो आप निकाल सकते थे, ये बहुत इजी तरीका था। इसको कठिन करने का तरीका ये हो गया। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है। चलिए, पशुओं द्वारा जो यूरिया का उत्सर्जन उनके मूत्र से, गोबर से, ठीक है। यूरिया और यूरिक एसिड मिट्टी में नाइट्रोजन का स्रोत, ये सोर्स होगा। ठीक है, उसकी मिट्टी में जो बैक्टीरिया है, माइक्रो बैक्टीरिया है, वो नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं और पौधे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, कोयले के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि एसिड रेन का जो कारण बनता है, राइट। जबकि यहां पूछा गया है नाइट्रोजन। मोहित कुमार, मोहित कुमार का ये आरोप है कि मैं इन पर मेहनत नहीं करता, मैं बच्चों में के बीच में भेदभाव करता हूं, ऐसा इनका आरोप है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पतियों के मरने या जो सड़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें नाइट्रोजन मिट्टी में है या दलहन है, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन के ही पौधे हैं, है ना। चलिए, भारतीय कोयले की क्या विशेषता है? कई बार बता चुका हूं। यानी अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक, अब ये जो आज की क्लास है उसमें कितना क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, मतलब जिसके बारे में हमने ऊपर जितने भी जो क्लासेस ली हैं आपने, उसमें अब मुझे बताइएगा कि कितना क्या इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे भारतीय कोयले की विशेषता, कई बार बता चुका हूँ, नेवली, तमिलनाडु, भारत में उच्च कोटि का कोयला नहीं मिलता, हमें ऑस्ट्रेलिया से, अन्य जगह से कोयले का इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। उसमें भारतीय कोयले की विशेषता क्या है? उसमें राख बहुत ज्यादा बचेगा, सल्फर कम रहेगा, ठीक है, कम राख संलयन तापमान, टेम्परेचर कम होगा। क्या ये इसकी विशेषता है? जवाब है नहीं, एक और दो ही होगा। ठीक है, भारतीय कोयले की विशेषता उच्च राख की होती है। तो देखिए यहाँ पे, जब उच्च राख हो गई तो ये कम राख नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, और उस राख जो बच रही है उसका यूज कहाँ किया जा रहा है? सड़क निर्माण में किया जा रहा है, ईंटों को, ब्रिक्स बनाने में किया जा रहा है ना। तो भारतीय कोयले की तुलना में, कार्बन की तुलना में
भारतीय कोयले में क्या है, कार्बन की तुलना में अधिक मात्रा में अशुद्धियां होती है, और खनिज तत्व यानी राख होते हैं, तो इसे कम कुशल बनाते हैं, यानी कि धुआं ज्यादा, जैसे आप लोग की तरह, शोर ज्यादा, मेहनत कम, है ना। राख की उच्च मात्रा इसे बिजली संयंत्रों में और अन्य उपयोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती है, इसलिए हमें कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो पर्यावरण की दृष्टि से एक लाभ है, सल्फर कम यानी कोयला जाने पर वायु प्रदूषण कम करेगा। संलयन का मतलब यहाँ पे है कि इसका जो मान्य है, भारतीय कोयले का राख संलयन तापमान जो है अपेक्षाकृत उच्च होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि भारतीय कोयला, इसका मतलब क्या है कि भारतीय कोयला भट्टी में अगर हम जलाते हैं तो राख को पिघलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये कथन गलत हो गया, हमारा ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा कमेंट करके बताते चलिए आप लोग कि अभी तक कोई भी कुछ नया मिल रहा है आपको, कि भैया इसको हमने पहले नहीं पढ़ा था अब पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, है ना। चलिए, कौन सी खरीफ फसल है, क्या ये रिपीट है? कैश क्रॉप की बात हो रही है। कपास, मूंगफली, चावल खरीफ फसल है। रबी फसल, और हालांकि कैश क्रॉप में नहीं, यहाँ पे रबी और खरीफ की बात हो रही है, यानी गेहूं कब बोया जाता है, खरीफ, खरीफ और रबी फसल, रबी फसल, रबी फसल ये नवंबर में बोई जाएगी और मार्च में काट ली जाएगी। ये जून जुलाई में, जून में बोई जाएगी और सितंबर में काट ली जाएगी, यही होता है। अगस्त सितंबर तक 3-4 महीने में फसल पक के तैयार होती है। कब कब कौन कौन बोया जा रहा देख लीजिए। ये भी रिपीट है। गुलाबशाह अलवी जी, आज बच्चे कम हैं और सब लोग अंबेडकर जयंती मना रहे, वेरी गुड। चलिए, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाएगी, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी, बारिश पर निर्भर करेगी। कौन कौन सी फसलें का उदाहरण रट लीजिए। रबी फसल अक्टूबर 9 से दिसंबर के बीच में, और अप्रैल जून में काट लिया जाता है। फिर ये अप्रैल नहीं, मार्च अप्रैल में, यार जून तक भी लोग काटते हैं, ठीक है, क्योंकि नई फसल तैयार करनी होती है तो उसके फसल पकने में टाइम लग जाता है कभी कभी। सभी फसलों के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, अब इसमें कुछ नई चीजें क्या है। कपास काली मिट्टी बता रखा है। मूंगफली गर्म जलवायु दोमट मिट्टी, सबसे ज्यादा मूंगफली छत्तीसगढ़, ठीक है, प्रोडक्शन किस एरिया में हो रहा है। चावल के लिए उच्च वर्षा और गहरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होगी। गेहूं के लिए सर टॉपिक तो रिपीट होते हैं, पर उनमें किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेशन हो रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना पता है, इस पर डिपेंड करता है। एलिमिनेशन से कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वन जरूरी नहीं थी, एलिमिनेशन की एक्यूरेसी 100% नहीं। नहीं नहीं बॉस, मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूँ, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं। शायद मुझे लिख के देना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि जितना मैंने पहले पढ़ा दिया, मेंटरिंग वाले में, पीवाईक्यू में जितना मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। यानी जो एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान जो मिल गया आपको, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, सवाल ये था बस। तो वहां भी हो जाए।
सवाल ये है, टॉपिक वही गिने चुने ही टॉपिक रहेंगे, इसीलिए उसके पेरिफेरल पे हम गए, जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो आधा अधूरा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं है, मार्केट में है बहुत सारे पीवाईक्यू, लेकिन सब आधे अधूरे हैं। ठीक है, चलिए। भारत में इसीलिए आपको बुक में मिलेगा वो 30 पेज में, 30 to 40 पेजेस में खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चन, और यहाँ पे 150 200 पेजेस 250 लग जा रहे हैं। यही रीजन है। चलिए, बात भरोसे की है, खुद पे भरोसे की। पहले खुद पे भरोसा करना सीखिए। जैसे कि कल कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर क्वेश्चन रिपीट है टेस्ट में, और उसके बाद भी लोग 60 70 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जा पा रहे। ठीक है, चलिए। कौन सा उद्योग भारत में पानी की अधिकतम उपभोक्ता है? सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे लग जाता है, खर्च होता है, अपव्यय हो रहा है? ताप विद्युत में। ठीक है, तो इंजीनियरिंग उद्योग में ऐसे तो पानी सभी उद्योग में चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन ताप में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि बॉयलर को भाप बनाने में और कूलिंग टावर को ठंडा करने में पानी का मुख्य रूप से उपयोग होगा। ठीक है, चलिए। वैसे भी भारत जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। प्रोड्यूसर हम नहीं है, लेकिन उपभोक्ता भले हम हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिम्बू जनजाति, कार्बी, कार्बी ओंगलोंग, ठीक है, डोंगरिया और गोंडा, ये सब जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। और भी है, लिम्बू है, लेपचा है, भूटिया है। तो कल को यूपीएससी ये पूछ सकता है आपसे, भूटिया या लेपचा। कार्बी जो है ये आंगलोंग जो है असम में पाई जाती है। डोंगरिया जो है ये उड़ीसा के नियमागिरी पहाड़ियों पे निवास करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है डोंगरिया। जैसे कि हमारा विष्णुवी समाज है, काली मृग को ईश्वर की तरह पूजता है। ठीक है, गोंडा जनजाति कहाँ पे है भाई? तो ये भी उड़ीसा के कोरापुट और मलकागिरी, मलकानगिरी जो जिले में पाई जाती है। ये प्रिमिटिव है। पीवी पीवी पीजी ग्रुप जो है, 75 ग्रुप, 75 आदिवासी समूहों का जो है पीवीटीजी, उसमें से ये एक है। क्लियर हुआ? चलिए, अब पीवीटीजी क्या है ये मैंने पहले बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्मदा नदी के पश्चिम में देखिए, नर्मदा नदी ये बह रही है यहाँ से, अमरकंटक से निकल के नर्मदा नदी बह रही है। नर्मदा और तापी, है ना। पश्चिम की ओर दो ही नदियां बह रही है, बाकी सब तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ये अरब सागर में गिर रही है, दो नदियां, नर्मदा एंड तापी। ठीक है, तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, और अधिकांश नदियां जो बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है? तो एक रेखीय दरार घाटी में स्थित है ये नर्मदा नदी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नर, ये सारी नदियां डेल्टा बनाएंगी। बट पश्चिम में बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्यों? क्योंकि चट्टानों से के बीच से बहती है, इसीलिए ये गॉर्ज बनाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको जरा सा देख लेते हैं एक एक करके। लाइनर रिफ्ट वैली में बहती है। हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप की झुकने से बनी है, यानी कि आप अगर देखिएगा, अब मैं यहाँ पे तो नहीं दिखा पाऊंगा, ये उठा हुआ भाग है और ये झुका हुआ भाग है, मतलब कि भारत थोड़ा सा टिल्ट है, ऐसे समझिए, इस तरफ झुका हुआ है, राइट हैंड साइड। तो नर्मदा नदी, तो इस घाटी में क्या है कि ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, और यहीं से दो नदियां निकल रही है, तो पश्चिम की ओर बह रही है ये। ठीक है,
नर्मदा नदी जो है, ये दो पर्वत जो कि किनारे पर, बल्कि ये पर्वत नर्मदा के दोनों किनारों पर स्थित है। विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच नहीं बहती है, किनारे पे स्थित है ये। ठीक है। और नर्मदा नदी भूमि के झुकाव के कारण नहीं, यानी ऊपर वाला स्टेटमेंट में क्या था, झुकाव दिया गया था, झुकाव के कारण नहीं बल्कि दरार घाटी संरचना के कारण पश्चिम की ओर बहती। ठीक है। चलिए, अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं, या मान लीजिए यूपीएससी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 15 में से आप इजिली, आप पीवाईक्यू को ढंग से कर रखा है तो आप 15 में से 10 इजिली कर पाइएगा। और 10 का मतलब है कि 70% आप इजिली कर पाइएगा। हाँ, एक रेखीय दरार क्या होता है ये, चलिए यहाँ ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा। भ्रंश से, भ्रंश समझते हैं, टूट फूट हो रहा है, तो ये नर्मदा नदी जो है भ्रंश से, तो एक रेखीय, भ्रंश का मतलब यहाँ पे दरार का मतलब ही भ्रंश है, भ्रंश से होकर गुजरती है, यानी चट्टानों के बीच से गुजरती है, दरार से गुजर रही है। यानी एक हॉलो ट्यूब पाइप समझ लीजिए, पाइप से अगर हम पानी को उसका फ्लो करेंगे तो उस पानी में वेग भी ज्यादा होगा और बहुत शोर करते हुए चलेगी, क्योंकि चट्टानों के बीच से, तो जितना भी आपको वाटरफॉल मिलेगा, जो भेड़ाघाट और ये सब आपको देखने को मिलेगा, चट्टानों के ऊपर से गुजर रही है। ठीक है। शेखर जी, एक रेखी का मतलब भ्रंश से, एक भ्रंश बना हुआ है, उसी भ्रंश से गुजर रही है। एक रेखी का मतलब यही, दरार का मतलब यही हुआ। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान, बहती नदी और पार्क के माध्यम से, यानी कि ये राष्ट्रीय पार्क है, उसमें से कौन सी नदी बह रही है, बीच से या साइड से या उस किसी भाग से बह रही है। जवाब है इसका, ठीक है, कोई नहीं है, पर कहाँ कहाँ एग्जैक्टली कहाँ कौन बह रहा है नहीं बह रहा है वो देख लेते हैं जरा सा, वो काम की चीज होगी हमारे लिए। कॉर्बेट जो है, रामगंगा क्योंकि उत्तराखंड में है, रामगंगा, सोना नदी मंडल, पलेन, कोसी जैसी नदियां बहती है इसमें। ठीक है। कांजीरंगा की बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र से घिरा हुआ है। पार्क के भीतर जो है, मोरा डिफ्लू, मोरा, धनसिरी जैसी नदियां भी हैं, ये काम की थी। और साइलेंट वैली, ये कांति पूजा नदी बहती, केरल वाली। और ये जो भरत पूजा में मिल जाती है, ये भरत पूजा कहाँ पे है, केरल में। ये सब आपको पता होना चाहिए। नदी का मैप दे रखा है तो नदी के मैप से भी काम चल जाता है। मयंक जी, इतना लेट, क्या बात है, इतना लेट ज्वाइन किया। चलिए, तबीयत तो ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉन क्लिक, नॉन क्लिक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, यानी कौन सा बायो रिजर्व हो या नेशनल पार्क हो, किस हिल्स में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है, किस नदी के किनारे स्टेट स्थित है। ठीक है मयंक जी, आप क्लास के बाद मुझसे एक बार बात कर लीजिए। तो मैंने क्या क्या बताया, कोई भी नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ठीक है, बर्ड सेंचुरी है, ये सब क्या करना है, नदी देख लीजिए, स्टेट देख लीजिए, रिवर, स्टेट, और क्या देख सकते हैं, कोई पर्वत वगैरह, पर्वत या रेंज वगैरह कोई है, माउंटेन रेंज वगैरह है, वो देख सकते हैं। जितना, अच्छा अब आप बोलिएगा सर इतनी सारी नदियां हैं, तो जितना यूपीएससी ने जितना भी मेंशन कर रखा है नदी, या जितनी भी नदियां आपको दिख जाए, या पहाड़ी मिल जाए या स्टेट मिल जाए, जो भी नाम, वो सब आपको देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन फिर से वहीं से आना है। ठीक है। नॉन क्लिक
बायोस्फीयर रिजर्व गारो खासी हिल्स में है। गारो खासी एंड जयंतिया पहाड़ी, पश्चिम से पूर्व की दिशा में या पूर्व से पश्चिम की दिशा में, आप ऐसे पढ़ सकते हैं, यूपीएससी पूछिएगा। ठीक है। लोकटक, लोग नहीं है, लोक होगा, लोकटक, टक, लोकटक, ये देखिए लोकटक होना चाहिए यहाँ पे। लोकटक झील इस रेंज में, बैरर रेंज में नहीं, ये नहीं है। नाम दफा डफला ये भी नहीं है, मिजोरम वाली है। चलिए इसको जरा सा देख लेते हैं। गारो खासी हिल्स में है, नोंगरेक हिल्स में है। गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है नोंगरेक, है ना। यूनेस्को ने 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व में की सूची में शामिल कर रखा है ऑलरेडी। लोकतक मणिपुर फोमडीज वाला, ये केबुल लामजाओ नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये भी रिपीट है। चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में नामदफा है। डफला पहाड़ियों से संबंधित ना होकर ये दफबम रेंज और पटकाई रेंज के बीच में स्थित डफला पे नामदफा वाला है। क्लियर है। अब इसको याद करना है, रिटेन रखना है, काम तभी बनेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एबिसिनिया का पठार कौन कौन सा सुमिलित है पूछा है। बी नंबर सुमिलित है, ठीक है, बाकी सब देख लेंगे एटलस वगैरह में। एबिसिनिया का पठार कहाँ पे है भाई, ये इथोपिया, ये इथोपियाई पठार भी कहा जाता है, इथोपिया में स्थित है। ब्लू नाइल नदी बहती है यहाँ से। एटलस जो है ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया में है खासकर। ये पर्वत सहारा रेगिस्तान को भूमध्य सागर और अटलांटिक तट से अलग करती है। पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा बिंदु टुबक्कल मोरक्को में ही है। यह क्षेत्र बर्बर लोगों का घर भी है। बर्बर क्या है, एक जनजाति है। बर्बर भी एक जनजाति है, ठीक है, ट्राइब्स। चलिए गुयाना की बात करें तो ये हाईलैंड एरिया है, दक्षिण अमेरिका में है गुयाना। हाई हिल्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, वेनेजुएला, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं, अफ्रीका में तो है ही नहीं। ये ओरिनिको और अमेजन नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। ओकावांगो बेसिन, पटागोनिया, ये ओकागांव कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है, पटागोनिया में ना होकर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित। खासकर बोत्सवाना जहाँ जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए पटागोनिया में क्या से संबंधित कौन कौन से देश है। अर्जेंटीना एंड चिली टील के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, अपने गांव तक पहुंचना चाहता था जो उस स्थान से 5 किलोमीटर पूर्व में था। वहीं कहीं भी हो, अब पूर्व भी नहीं पता, भैया दिशा का तो पता ही नहीं है मुझे। ये मोहित कुमार खड़े हैं बट उनको दिशा का पता नहीं है। डायरेक्शन क्या है, कौन सा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मुझे नहीं पता ही नहीं है मोहित कुमार को। उसके पास दिशा जानने का कोई उपकरण भी नहीं है, लेकिन ध्रुव तारे को देख रहा है। ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है, उत्तर में चमकता है। तो उसके गांव तक पहुंचने का सुविधाजनक रास्ता नदी के साथ साथ चलना है, तो वो किस दिशा में चलेगा वो। ये ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है, उत्तर की दिशा की ओर इंगित करता है हमेशा। और ये पूछ क्या रहा है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको कभी यूपीएससी कभी चेंज कर दे। पूर्व दिशा 5 किलोमीटर। ठीक है। तो ध्रुव तारे के को अपने बाएं ओर रखते हुए वो चलेगा तो पूर्व दिशा की ओर चल पड़ेगा। ये नॉर्थ है तो ये ऑटोमेटिक साउथ होगा।
अगर मुंह इधर है, जैसे आप इसको देखिए, पूर्व नॉर्थ के, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बाईं ओर का जो है वो पूर्व की ओर बढ़ेगा, पूर्व जो है उत्तर के दाहिनी ओर दिशा में ही स्थित होगा। ये कॉमन सेंस। अब इसकी जगह, पूर्व की जगह अगर हम दक्षिण कर देते, इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते, दक्षिण कर लेते, राइट हैंड साइड पूर्व हो गया ना बॉस। जहां पे हम इसका मुंह देखेंगे, ये मोहित कुमार ने देखा इसको कि भैया ये मेरे सर के ऊपर जिस भी दिशा में होगा वो उत्तर होगा, तो उत्तर का राइट हैंड साइड क्या हो गया, ईस्ट। उत्तर का लेफ्ट साइड क्या हो गया, वेस्ट। तो बैक साइड क्या हो गया, दक्षिण हो गया। उत्तर है तो दक्षिण हो गया ना यहाँ पे। अगर घर दक्षिण में होगा तो उसका ठीक अपोजिट चलेगा वो। ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, आईक्यू का सवाल हो गया। ठीक है, विपरीत जाएंगे तो दक्षिण की ओर जाएगा, उत्तर की ओर मुख करके जाएगा तो उत्तर की ओर बढ़ेगा। राइट की ओर दाएं या बाएं मुड़ना है, अगर वो इस दिशा में चलेगा, जैसे कि दाएं और दिशा में चलेगा, तो पश्चिमी पूर्व की ओर बढ़ेगा। अभी उत्तर में हमने बता ही दिया, राइट हैंड साइड पूर्व हो गया। चलिए, अंतरिक्ष से कई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष से कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कण हैं, पार्टिकल्स है, यदि पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं तो जीवों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पृथ्वी पर की सतह पर पहुंचने से उसे कौन रोकता है, ये पृथ्वी है, एक छतरी बनी हुई। ठीक है, पहले ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, कुछ को तो ओजोन परत रोक देगा, कुछ को ओजोन परत, ये भी सही है। पहले देखिएगा, ध्यान समझिएगा, चारों ओर ओजोन की परत है तो वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देगा। ठीक है, बट किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओजोन परत क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को रोकता है, या सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, हाँ, क्या किसको रोकता है, लॉन्ग वेव या शॉर्ट वेव, जल्दी से बताइए। गुलाबशालवी जी, इतना टाइम लग गया। यूवी शॉर्ट वेव, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धांत, शॉर्ट वेव को रोकता है। ठीक है, अब तो ये हो तो सकता था, बट इसको ध्यान में रखते हुए ये नहीं हो सकता। वायुमंडल की ऊपरी परतों में नमी पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, फालतू की बात। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देगा, तो यानी जो भी आएगा इस तरफ चला जाएगा। अंतरिक्ष से, ये सन नहीं, अंतरिक्ष मान लीजिए, अंतरिक्ष से कोई भी आ रहा है कण, इधर से आए या इधर से आए। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, अब एक सवाल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना, पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो विद्युत आवेशित कणों को के प्रभाव में आकर उसको वो मोड़ देगा। अर्थ का मैग्नेटिक जो है फील्ड रिपल्सन करती है, बिल्कुल। अब जरा सा देखिएगा, मोहित कुमार बचपन में एक खेल खेलता था, ये नॉर्थ है और साउथ है चुंबक का, मैग्नेट का। तो क्या नॉर्थ को नॉर्थ पोल से जोड़ा जा सकता है, नहीं, वो दूर ही भागेगा। साउथ वाला साउथ को जोड़ के देखिए, कभी आप जोड़ ही नहीं पाओगे। छोटा सा चुंबक है तो आप उसको सटा तो सकते हो ताकत के दम पर, फिर वो फिर अलग हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भारी भरकम अगर चुंबक है तो आप उस, आपकी क्या कहते हैं, ताकत इतनी नहीं है कि आप उसको, किसी भी इंसान की, कि उसको एक साथ ला भी सके, है ना। अब इसी आधार पे एक जापानीज ट्रेन है मैगलेन, बुलेट ट्रेन बताया था, इसी आधार पे चलती है, दौड़ती रहती है, बिना पटरी को टच किए। कुछ बात समझ में आई, हवा से कुछ ऊपर रहती है, मतलब वो पटरी पर खड़ी नहीं होती है ना। तो सूर्य से जो निकलने वाला जो कण है, आवेशित सौर हवा, ये पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी का, वो उसको ध्रुवों के पास मोड़ देगा।
इसलिए कोई खतरा नहीं होता। इस प्रक्रिया को मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। तो जो भी कुछ आएगा उसको पहले ही हटा दिया जाएगा। चलो हटो, सामने आ रहे हैं वो कहते हैं ना राजा महाराजा आ रहे हैं, चलो वो खाली करो, रास्ता खाली करो, है कुंभ के मेले में। चलिए, तो पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत उन्हें अंतरिक्ष में वापस करती है। ये गलत है। क्यों है भैया? अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित करना हो, ना कि विद्युत कणों को परावर्तित। अब इसी में वापस हम आते हैं, इस टॉपिक, इस स्टेटमेंट में वापस आते हैं। ये है पृथ्वी और ये है आपका आर्कटिक, ठीक है, बर्फ जमी हुई है। शशांक भी, आप जवाब दीजिएगा। ये सूर्य की किरणें, यूवी किरणें यहां पड़ रही हैं और ये इस तरफ निकल जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? शशांक जी, 10 बार बताया है बॉस, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। जल्दी बताओ, रिकॉल करो, प्रेशर लो। कोई और जवाब दे सकता है? गुलाबशाह जी। एल्बिडो, वेरी गुड, वेरी गुड। रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो वायुमंडल की ऊपरी परत में नमी जो है पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती नहीं, फालतू की बात है। वायुमंडल जो है कि नमी मुख्य रूप से पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। हाँ बॉस, यही तो चैलेंज है। पता सबको है, स्पॉन्टेनियस याद रखना। इसी इसी की तो ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, और क्या चल रही है? अलग से थोड़ी ना कुछ चल रही है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, वो भी याद आ जाएगा। इसी की तो ट्रेनिंग है, इसी की तो प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए, तो ये अवशोषित करती है कि वायुमंडल की नमी जो है मुख्य रूप से, वायुमंडल की नमी किसको एब्जॉर्ब करेगी? यूवी किरणों को। क्लियर हुआ? चलिए, जबकि विद्युत आवेशित कणों को रोकने के लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। अलग अलग लाइन है, हाँ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हम तापमान घटने लगता है, यानी हम जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है, तापमान, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि वायुमंडल को केवल पृथ्वी की सतह के ऊपर ही की ओर ही गर्म किया जा सकता है, ऊपरी परत को। और जैसे जैसे आप उसके ऊपर जाइएगा आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा। वायुमंडल में नमी होती है? नहीं, नमी उमी नहीं होती है। और कम सघन होती है, डेंस ज्यादा होती है। एकदम उल्टा बोल दिया, ऊपरी वायुमंडल जो है सघन, कम सघन नहीं है, डेंस ज्यादा हो गया है ना। चलिए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 और 3 है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो सतह जो है, हमारा जो सरफेस एरिया है वो गर्म हो गया, ठीक है। तो इसका आसपास का एरिया भी, जो हवा वाला एरिया है, वो गर्म हो गया। गर्म हवा होगी तो वो ऊपर की ओर उठेगी, और जब हम ऊंचाई में जाएगी तो डेंस कम हो जाती है, तभी तो गर्मी नहीं मिल पाती और तापमान घटने लगता है। तभी तो आसमान से ओले पड़ते हैं। धरती से ओले नहीं निकलते ना, आसमान से ओले पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो वायुमंडल में जलवाष्प का प्रतिशत कम होता है और ये ऊंचाई के साथ तेजी से घटता भी है। तो ऊपर वाला कि भैया नमी अधिक होती है, नहीं, नमी अधिक नहीं होगी। नमी तो बर्फ के रूप में हो गई ना, संघनन हो गई ना। चलिए, ऊपरी वायुमंडल की बात करें तो जैसे जैसे वायु ऊंचाई बढ़ेगी, वायु की जो डेंस होना है, जो है घनत्व जो है, वो घटती जाएगी, ठीक है। और कम घनत्व वाली हवा जो है, ऊर्जा का संचयन कम होता है, जिससे कि तापमान में गिरावट आती है, ठीक है। 1 और 3 आपका सही हो गया। ऊपर हवा नहीं है तभी तो सांस नहीं ले सकते ना। हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो पूरा एक बगल में वो सिलेंडर लेके जाते हैं ना, देखा है ना मोहित कुमार?
ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना वो चल नहीं सकते अंतरिक्ष में। देखा है, नहीं देखा है? बस पंजाबी गाना सुना है मोहित। चलिए, कौन सी उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र, देखिए फिर से आ गया वही सवाना की, इक्वेटोरियल क्षेत्र की जो है, उसका जलवायु का वाला एरिया, ऐसे आप देख लीजिए। जी। अरे हाँ, मोहित कुमार कहाँ चले गए, बाहर चले गए? चलिए, उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जलवायु एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम है। शुष्क भी है, मतलब नहीं, कम, थोड़ा सूखा भी है और थोड़ा नमी वाला भी है। यानी कुछ महीने आपको नमी मिलेगी, बाकी महीने आपको शुष्क मिलेगा। ठीक है भाई। तो इस वर्षा ऋतु में सवाना में 50 इंच तक, इंच तक नहीं होगा भैया, मिलीमीटर वर्षा होती है। एमएम कर लीजिएगा, इंच नहीं एमएम कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मिलीमीटर वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा है। और शुष्क महीने में तो ये और भी कम होती है, इसीलिए पूरा सूख गया हर चीज, है ना। तो ये घास के मैदान के लिए अनुकूल है। अब घास सवाना, घास का मैदान अगर है तो कहाँ पाया जाएगा, बता रखा है मैंने। सवाना कहाँ रहती है, जल्दी बताओ। अफ्रीका में। वेरी गुड। और अफ्रीका में रहेगी तो ये लंबे लंबे या घास अगर है तो हिरन ज्यादा होगा। हिरन ज्यादा होगा तो उसको खाने के लिए कौन आएगा? बब्बर, शेर नहीं, शेर, यानी मांसाहारी जीव आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सवाना प्रदेश में आपको दोनों प्रकार के जानवर मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि घास के मैदान में क्या शेर पाया जाएगा, तो भैया बहुत पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हिरन ज्यादा होगा या शाकाहारी जानवर ज्यादा होंगे, तभी। भाई जहां भोजन होगा वहीं तो ज्यादा लोग रहेंगे ना। क्लियर। चलिए, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, एसिडिक जो है वो ज्यादा हो रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है भैया, रीजन क्या है? कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि हो रही है और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी अम्लीकरण से जो जलीय पौधे हैं, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, जिसको मछली खाती है, एसिड ज्यादा अगर पानी में हो गया, यानी कि 7 से कम हो गया, 4 और 5 हो गया, 3 या 2 हो गया, कुछ भी हो गया, 7 से कम हो गया, तो जो जलीय पौधे हैं वो जीवित नहीं रह सकते। नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। कोरल रीफ क्या होगा, मरेगा या जिएगा? बिल्कुल, उसकी डेथ हो जाएगी कोरल रीफ की, है ना। कुछ जानवरों का अस्तित्व फाइटो प्लांटिन लार्वा होता है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। बिल्कुल, उसके जलीय पौधे को खा के ही जीवित रहेंगे। तो अगर वो वही नहीं रहेगा तो वहां अंडे, मछली अंडे कहाँ देगी? बहुत सारी चीजें हैं। क्लाउड सीडिंग और बादल के निर्माण में प्रतिकूल। क्लाउड सीडिंग कहाँ से आ गया भाई? क्लाउड सीडिंग बारिश से वर्षा कराने का है। ठीक है। चलिए, तो अम्लता का मतलब क्या हो गया? अम्लता का मतलब होता है, क्या समझते हैं, तो वायुमंडल में का CO2 जो है, वायुमंडलीय CO2 का, यानी जो गैस है CO2, वो जल में घुलने लग गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलने लगा, इसका मतलब एसिडिक। आप ऐसे भी समझिएगा, पानी में अगर हम ज्यादा CO2 डाल दें तो क्या होगा, वो एसिड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं, मजा नहीं आ रहा है तो। मोहित कुमार कहाँ चले गए? कोल्ड ड्रिंक कौन कौन पीता है भाई, काला पानी? सभी लोग पीते, मैं भी कभी कभार पीते। चलिए, वेरी गुड। ज्यादा पिएंगे तो क्या होगा, जो पीने के बाद आप देखिएगा आपको बब्स आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ढकार। ठीक है, बब्स आएगा, करके आवाज निकालिएगा, है ना। गैस निकली, क्या वो कौन सी गैस है? CO2। आपकी कोल्ड ड्रिंक में भी CO2 ही मिलाया जाता है, जिससे कि वो एसिडिक हो जाएगा और एक अलग तरह का स्वाद आएगा।
तो ये आपके दांतों को ज्यादा पीजिएगा तो क्या है, आपका दांत पीला कर देगा, पीला के बाद ढीला कर देगा, और ढीला करने के बाद आपके दांत गिर जाएंगे। इसीलिए कहा भी जाता है, यूट्यूब पे देखा होगा कि भैया कोक से आप अपना टॉयलेट सीट साफ कर लीजिए, है ना। चलो, अब याद रहेगा, इतना बताने से मुझे लगता है इसे याद रहेगा। तो ये जो कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन में वृद्धि और उसके अस्तित्व पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि महासागरीय अम्लीकरण से क्या होता है, ये जो ये जो कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट पर निर्भर होते हैं, और ये कैल्सिफिकेशन क्षमता प्रभावित होगी उनकी, तो उनकी वृद्धि और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब जैसा इसको फिर से समझते हैं, ये जो आपने घोगा देखा होगा, शल्क वाले जानवर देखे होंगे, ये कैल्शियम के ही, अरे मोती क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। जो भी शल्क जिसके ऊपर कवर होगा, शल्क वाला कछुआ है, ठीक है, तो ये सब जितने भी आपको शल्क वाले जो ये मिलेंगे, उसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक बना होगा। अब वही नहीं रहेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे गल जाएगा, तो जानवर अपने आप मर जाएगा। बिल्कुल सही बात। प्रवाल जो है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट पे ही निर्भर करेगी, तो ज्यादा एसिडिक करने से क्या होगा, कैल्सिफिकेशन धीमा हो जाएगा, जिससे कि ये कमजोर हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे खत्म, रंग चेंज होगा, रंग से फिर रंग चेंज करना, ये भी बताया है डिटेल में मैंने। ठीक है, चलिए। कुछ जानवरों का अस्तित्व संकट में, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उसमें लार्वा वगैरह होगा, तो वो जब आपके घर को ही तोड़ दिया जाए तो आप रहोगे कहाँ, है ना, ऐसे समझो। क्लाउड सीडिंग ये बादल के लिए है, यूपी ने और भी अन्य जगह जगह पे, दुबई में, ये सब जगह पे क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश करवाई जाती है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो समुद्र है, जो करंट बह रहा है, कोई इधर से, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई ऐसे बह रहा है, एक करंट जो है पेरू की तट से निकल रही है, मानसून लेके आती है भारत में, है ना? ठीक है, और भी जगह मानसून से बारिश होती है, ठीक है। तो ये करंट जो है समुद्री धाराओं को प्रभावित करती है। कौन कौन से कारक फैक्टर है जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करती है? तो पृथ्वी गोल गोल अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो इससे भी पानी रोटेट, जैसे कि आप ट्रेन में चल रहे हैं, तो आप भी गतिशील है, ट्रेन तो गतिशील है, चूंकि आप ट्रेन में बैठे हैं तो आप भी गतिशील है। तो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पानी है, और पृथ्वी गतिशील है, तो जल भी गतिशील होगा, कॉमन सेंस। और जब कोई, जैसे कि आप समझिएगा कि आपका वेट, पहले से समझिए, आपका वेट ज्यादा है तो आपका मूवमेंट कम होगा, आपका वेट कम है तो आप ज्यादा मूव कर पाइएगा। आपके ऊपर क्या है, वेट क्या है, प्रेशर, हवा जो है प्रेशर लगा रहा है, तो वायु दाब और हवा जो है उसके कारण भी जल धाराएं, कोई हवा ऊपर से नीचे जा रही है तो इसका दिशा बदल देगी, कोई नीचे से ऊपर आ रही है तो दिशा बदल देगी, यही होता है ना। चलिए, तो समुद्री धाराओं में वायु दाब और हवा भी हो गया। महासागरीय जल का घनत्व, जल का घनत्व कहीं, घनत्व का मतलब क्या हुआ, डेंस, यानी कि मैंने ऐसे समझाने के लिए बता दिया, लेकिन समुद्र का जो तल है वो ऐसे तो है नहीं, कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है, कहीं हिमालय से भी ऊंचा पर्वत है, तो कहीं गहरी खड़ है। मान लीजिए कि ये ऊंचा स्थान है, ठीक है, तो और ये नीचा खड़ है, ये एकदम ऐसे प्लेन है, तो पानी का डेंस यहाँ ज्यादा होगा या फिर यहाँ ज्यादा होगा? ए और बी, उच्च आवच, बिल्कुल, वेरी गुड शेखर जी, बताइए, ए और बी, पानी का डेंस ज्यादा कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पे होगा या बी पॉइंट पे? बी पे होगा यार, कॉमन सेंस, वेरी गुड, इतना दिमाग ही नहीं लगाना था, है ना। वेरी गुड, चलिए। तो ये हो गया, और पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी का परिक्रमा है, चलिए, ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं, इसको देख लेंगे कि भैया परिक्रमा करने से क्या होगा। पहले थोड़ा सा इधर इधर बात कर लेते हैं। कॉर्लिस फोर्स मैंने बता रखा है डिटेल में पढ़ा होगा तो भी समझ में आ गया होगा। तो कॉर्लिस फोर्स के कारण पृथ्वी के का जो पानी है, उत्तर में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, यानी राइट साइड। एक दाईं ओर का मतलब दायां हाथ मतलब राइट साइड, और बायां हाथ का मतलब लेफ्ट साइड।
ठीक है, घूमता है, ठीक है। इसीलिए समुद्री धाराओं का के मार्ग को निर्धारित कर देगा ये। वायु दाब की बात करें तो हवा का दब जो दबाव है महासागरीय धाराओं को भी प्रभावित करता है। समुद्र की जो सतह पर जो हवा है, अब ये समुद्र है और ये जल है, तो हवा अगर ऐसे चल रही है तो ये पानी नीचे की तरफ बहने लगेगी, नीचे की तरफ करंट बन जाएगा। ऊपर जल शांत है, नीचे करंट बनता है, यानी एक पर्टिकुलर निश्चित दिशा में मूव करने वाली पानी की जो धारा है उसको हम करंट कहते हैं, ऐसे समझिए मोटे तौर पर। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो एग्जैक्ट समझ को डेवलप नहीं करते हैं और रट लेते हैं, तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि समझ विकसित नहीं है तो फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन हिलेगा नहीं अगर ट्विस्ट कर दिया तो समुद्री धाराओं का ये ठीक है। तो अब मान लीजिए कि नदी की, चलिए नदी पकड़ लेते हैं, यहाँ तो समुद्र है ना, मैं नदी पकड़ लेता हूँ आपको समझाने के लिए। समुद्र में कोई गया होगा, नहीं गया होगा, नदी इस दिशा में बह रही है, ठीक है। और अगर हवा इस दिशा में है और मोहित कुमार का बोट है, ये गए उत्तराखंड में और चलो थोड़ा सा बोट से बोटिंग करेंगे, धारा इस तरफ है, यानी पूर्व की तरफ बह रही है, और हवा का रुख पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो मोहित कुमार का जो बोट है वो क्या होने वाला है, उसकी गति बहुत धीमी हो जाएगी। लेकिन वही अगर हवा का रुख भी ये इस दिशा में है और नदी की धारा भी इस दिशा में है, तो बिना पेट्रोल के, बिना कोई ईंधन के, बिना कोई एफर्ट के, बिना कोई चप्पू चलाए आप फुल स्पीड में मजा ले सकते। ये बात समझ में आई? मोहित कुमार, मयंक जी, चलो ठीक है। तो ये समुद्र की सतह की जो हवा है गति और दिशा, धाराओं की गति और दिशा पर प्रभाव डालेगी बिल्कुल। हवा की जो गति, जिस दिशा में गति होगी, जिस दिशा में कितनी गति से, मान लीजिए गति का मतलब क्या है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो बहुत धीमा है, लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के किस हिसाब चल रहा है तो पानी को भी क्या करेगा, उसमें गति लेके आ जाएगा। ठीक है। तो हवा और पानी के बीच घर्षण से पानी भी अपने मार्ग में चलने लगता है, जिससे धाराएं बनती है, बता रखा है। ठीक है। चलिए, जल का घनत्व यानी जहां पे डेंस होगा, यानी जहां पे ज्यादा पानी होगा, जहां पे कम पानी है। कम घनत्व का मतलब ये देखिए, यहाँ पे कम पानी है और यहाँ ज्यादा पानी है, क्या इससे भी प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा प्रभावित। कैसे? तो उच्च लवणता और ठंडा पानी का घनत्व अधिक होगा, भारी होगा, तो नीचे डूबेगा। गर्म और कम लवणता वाला पानी होगा तो वो हल्का होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के कारण धाराएं बनती है, और समुद्र के भीतर जल का संचार होता है। अभी मैंने बताया ना, पानी के नीचे, वाटर के अंडर, ये पानी ऊपर आपको एकदम साफ साफ दिख रही है, लेकिन नीचे फुल स्पीड में करंट बह रही है और एक निश्चित दिशा में बह रही है, ये भी ध्यान रखिएगा, वो अपना मार्ग नहीं बदलती। तो कल को आपसे पूछ लिया जाए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, यूपीएससी फ्रेम करे कि भैया अगर क्या होता कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा नहीं हुई, अगर ये जलधारा होती ही नहीं तो भारत की कृषि कैसी होती? तो मानसून गर्म जलधारा है, तो मानसून ही नहीं आता, मानसून नहीं आता तो क्लाइमेट ही हमारा ऐसा नहीं होता, तो खेती बाड़ी करना पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत होगा, वही ग्राउंड वाटर से हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। चलो, पृथ्वी का परिक्रमा, ये समुद्र, ये तो खुद ही घूम रही है भाई, लेकिन ये परिक्रमा का मतलब क्या हुआ? सन की ओर परिक्रमा, चारों ओर चक्कर लगाना। तो इसका मौसम से तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब मौसम का मतलब समुद्री धाराओं से, तो ये पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर प्रभाव डालेगी, ना कि जलधारा पे या समुद्री धाराओं पे। ठीक है। तो सीधे तौर पर ये समुद्री धाराओं को प्रभावित नहीं करती। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो मौसम में परिवर्तन होता है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है,
तो दिन और रात होता है। क्लियर फंडा है। अब इस पे कंफ्यूज मत हो जाना एग्जामिनेशन हॉल में जाके। अचानक मेरी छठी इंद्री बोली, सिक्स सेंस बोला, ने कहा कि भाई अब कुछ बच्चे ये भी दावा कर देंगे कि सर हम तो वहां कंफ्यूज हो गए। भैया हाथ जोड़ के समझा रहा हूं, दिन रात क्यों होता है? परिक्रमण के कारण या परिभ्रमण के कारण? रोटेशन के कारण। ये देखो, घूर्णन, पृथ्वी अपने एक्सिस पे ही नाच रही है। जैसे आप अपने यूपीएससी से परेशान हो, तो आप उसी में घूम रहे हो, लेकिन बार बार आप चक्कर काट रहे हो कोचिंग के, तो क्या हो गया? परिक्रमण कर रहे हो। ऐसे समझ लो। याद रहो, देखो कैसे भी समझो, समझ बनना जरूरी है। वही एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी भी ज्यादा होती है भाई, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिश्रित खेती। मिश्रित खेती कहते किसको है भाई? तो पशुपालन भी कर लो यार, क्योंकि 3 महीना आपने चावल उगाया, एक बार आपने धान बो दिया जून जुलाई में, ठीक है, जुलाई महीने में आपने फसल बोई है, तो नवंबर में जाके काटोगे ना। तो बोने के बाद क्या होगा? पानी लगाना होगा, यानी पानी से सिंचाई करनी होगी। सिंचाई करने के लिए उतने लोगों की जरूरत नहीं है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बेकार तो बैठ नहीं सकते। तो भैया आप गाय पाल लीजिए, आप बकरी पाल लीजिए, आप फिश, जो है झींगा मछली पाल सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं, ठीक है, मुर्गी पाल सकते हैं, बतख पाल सकते हैं। नहीं, छिपकली का अंडा नहीं बिकता, ये चाइना नहीं, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलिए, मोहित कुमार कहाँ गए? गायब हो गए। बीच में 5 बार आपका नाम लिया गया, आपने कमेंट नहीं किया और अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि क्लास में नहीं है। देखो, गौर से देखो भाई, मोहित कुमार किसको बना रहे हैं मेरे को? मुझे या खुद को? चलो, तो पशुपालन के साथ खेती करना ही मिश्रित खेती का उदाहरण है। इसीलिए भारतीय किसानों को कहा जाता है कि मिश्रित खेती कीजिए, ताकि आपकी इनकम जनरेट होती रहे, ठीक है। नकदी फसल और खाद्य फसल। नकदी फसल का मतलब कपास हो गया, जिसको आप खा नहीं सकते, डायरेक्ट बेचने पर मार्केट से पैसा मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते, जैसे गन्ना, कैश क्रॉप, नकदी फसल में आएगा। बेच तो सकते हैं, या आपके शब्दों में कहें तो बेच सकते हैं। एक नया टर्म्स मुझे 3-4 महीने पहले ही ज्ञात हुआ कि बेचने को बेचना कहते हैं। चलिए, तो यह मिश्रित फसल या अंतर फसल का अभ्यास है, इसको क्या कहेंगे? अंतर फसल, ठीक है। मिश्र फसल किसको कहते हैं? एक ही स्थान पे दो या अलग अलग, जैसे कि धान के खेत के बीच में आपने चना उगा दिया, यहाँ धान है और यहाँ चना उगा दिया, यहाँ गेहूं है, यहाँ चना उगा दिया, ऐसे। क्लियर। मिश्रित खेती आपको बता ही चुका हूं, फसल के साथ साथ आप पशुपालन भी कीजिए। क्लियर। कौन सी फसल जो है मुख्यतः वर्षा आधारित है? वर्षा तो सभी को चाहिए भाई। क्यों वर्षा चाहिए? वर्षा का मतलब क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया और कुछ नहीं किया है। वर्षा का मतलब कौन सी फसल? रबी फसल या खरीफ फसल? वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा। मुझे तो नहीं लग रहा। अच्छा, काफी हो रही है, एक बार रीलॉग इन कर लीजिए मैडम जी। बाकी लोगों को भी लग रहा है क्या? खरीफ। वेरी गुड। अच्छा, लगता है मोहित कुमार नाराज चल रहे हैं कि मैंने कब कहा, ऐसा कुछ मुंह फुला के बैठे हैं? ऐसा कुछ है क्या मोहित जी, या रोना आ गया?
अरे सही है, देखो ये छोटा बेबी कैसे रोता है। चलो, खरीफ है तो खरीफ से ही पकड़ में आ जाएगा। कौन कौन सी फसल, अभी अगर हमने ऊपर पढ़ लिया, शेखर जी, अभी हमने कहीं अभी कुछ देर पहले पढ़ा था ना कि कौन सी खरीफ फसल है, कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था। बस दिमाग लगाना है, देख लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, छत्तीसगढ़ मूंगफली बताया था, है ना। बाजरा एक कठोर फसल है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में उग सकती है, लेकिन सबको वर्षा, मतलब भाई बारिश तो सबके लिए चाहिए अच्छी वृद्धि के लिए, कम वर्षा में भी उग जाएगा। चलिए, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित में से क्या क्या चीजें देखेंगे आप। अब ये देखिए, ये भी, इसका भी मैप मैंने आप लोगों को दे रखा है ज्योग्राफी वाले में। अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो बहुत अच्छा मैप लगाया है, एनसीईआरटी का मैप है। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, गहरी गहरी खाइयां मिलेगी। भाई हिमालय, ये हिमालय है, आप बढ़ रहे हैं हिमालय। हिमालय सिर्फ यही नहीं है, फिर तो पर्वतमाला हो गया, पर्वतमाला ये उसका रेंज हो गया। तो जब आप हिमालय की यात्रा कर रहे हैं तो क्या क्या देखने को मिलेगा, गहरी खाइयां देखने को मिलेंगी, नदियां जो है उसका यूटर्न मिलेगा देखने को। उसी के पैरेलल आपको और पर्वत श्रृंखला, छोटे छोटे पहाड़ पर्वत देखने को मिलेगा, और तीव्र ढलान वाले भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग देखने को मिलेगा। बिल्कुल चारों चीजें मिलेंगी। तो ये हिमालय किसका प्रमाण है, फोल्डेड माउंटेन का, दो वलित पर्वत जो है, युवा पर्वत, उसको बच्चा कहा गया। हिमालय बहुत छोटा बेबी है, अभी तो युवा अवस्था में भी नहीं पहुंचा है, अभी तो ये ग्रो करेगा, अभी 50 लाख साल अभी और उसको ग्रो करना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब ये गहरी खाइयां कैसे बनती है, ये देख लीजिए, पर्वत श्रृंखलाओं के उत्थान और अपक्षय के कारण गहरी खाइयों का निर्माण होता है। यू टर्न कैसे बनेगी भाई, तो नदियां अभी भी चूंकि अपने मार्गों को आकार दे रही है, इसलिए कभी ऐसे बन जाएगी, कभी ऐसे बनेगी, बन गया यू, कभी कभी ये अपने इस मार्ग को ही छोड़ के फिर से नया बन जाएगी, तो ये गोखुर झील बन जाएगा ये, है ना। चलिए, पैरेलल आपको वो भी युवा पर जगह पे ही अक्सर मिलेगा देखने को, हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके साथ साथ और भी पर्वत ग्रो, छोटे छोटे पर्वत ग्रो हो रहे हैं, है ना। तीव्र ढलान, क्योंकि भाई अभी बनने की प्रक्रिया में है, इसलिए स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है ये। ठीक है, इसलिए भूकंप सबसे ज्यादा यही आएगा। मोहित जी, माफी मांग रहा हूँ भाई, चलिए माफ कर दीजिए, मजाक कर रहा था, परेशान मत होइए। अरे रे रे, नाराज थे या चले गए थे कहीं उठ के। दो ऑप्शन है आपके पास, मुझे लग रहा है कि उठ के चले गए थे। अच्छा, तो नाराज चल रहे थे। अच्छा, कोई आया था, ओके। देखिएगा कहीं जादू तो नहीं आ गया ऋतिक रोशन वाला। चलिए, कौन सा कथन सही है पूछा गया है, विचार करना है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून जो है की अवधि घटती जाती है, ये देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि, अवधि का मतलब टाइम, जितने लंबे समय तक, मान लीजिए यहाँ पे 4 महीना रहेगा तो यहाँ पे 2 महीना ही रहना है, क्या ऐसा होता है। बिल्कुल सही बात, यहां से एंट्री किया है तो वापसी भी इसी रूट से होना है, लंबे समय तक रहेगा। बिल्कुल सही बात। भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है, यानी यहाँ जितनी बारिश होगी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो भाई अरावली की पर्वत है, बहुत ज्यादा तो बारिश होने से रही। ठीक है, तो पूर्व में जितनी बारिश होगी क्या पश्चिम में भी उतनी होगी, नहीं, इसलिए डेजर्ट हो गया। गुजरात का इलाका, राजस्थान का इलाका, पश्चिमी पंजाब का इलाका, बारिश नहीं होगा, होगा बहुत कम होगा, लेकिन वो वेस्टर्न
डिस्टर्बेंस के कारण होगा वहां पे। क्लियर है? चलिए, क्लियर है। मॉनसून और उसका प्रभाव जान लेते हैं। तो ये मॉनसून मैंने आपको बताया कि बिना मॉनसून के आपको जानना नहीं है ना? चलिए, मॉनसून का जो हवा का पैटर्न में, मॉनसून हवा के पैटर्न में मौसमी बदलाव को कहते हैं, यानी कि जो नॉर्मल मौसम का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आ गया, यानी मॉनसून आ गया। यानी गर्मी थी, अब थोड़ी राहत आ गई। अभी काट लीजिए, ये अप्रैल चल रहा है, मई जून में बारिश आ जाएगी, है ना? चलिए, जिससे किसी क्षेत्र में वर्षा का पैटर्न में परिवर्तन हो जाएगा। उष्ण कटिबंध से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाएगा। उष्ण कटिबंध मतलब गर्म का क्षेत्र, और उसे ऊपर उष्ण उपोष्ण कटिबंध यानी थोड़ा सा कम गर्म वाला क्षेत्र। तो मानसून की विशेषता क्या है? तो ये गीला मौसम और एक सूखा मौसम होगा इसमें। ठीक है, गीला मौसम आपका वर्षा ऋतु, ठीक है, भारी भूमि पर बारिश होगी, भारी बारिश होगी। सूखा मतलब हवा के पैटर्न में बदलाव हो गया और भूमि से ठंडी या शुष्क हवा चलेगी, जिससे कि वर्षा में कमी आ सकती है। तो अल नीनो और ला नीना, कई बार हमने कहा, आप लोगों ने पूर्वानुमान सुना होगा कि भाई भारत का जो मौसम विज्ञान जो है, आईएमडी, वो कहता है कि इस बार मानसून जो है नॉर्मल रहने वाली है, या मानसून बहुत अच्छी रहने वाली है। तो शेयर बाजार ऊपर नीचे हो जाता है ना? चलिए, अच्छा मानसून है तो किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि फसल ज्यादा हो जाएगी। फसल ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट में दाम कम हो जाएगा उसका, ये भी दिक्कत है ना? चलिए, तो भारत में मानसून का प्रभाव क्या है? दक्षिण में सबसे पहले पहुंचेगा और अधिक समय तक रहेगा। और जैसे जैसे ऊपर चले जाइएगा, उत्तरी क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि बारिश लाने वाली जो हवाएं हैं पश्चिमी घाट को पार करने के बाद अपनी नमी खोने लगती है। दो प्रकार के मानसून होते हैं। मानसून जो है भारत में अधिकांश भागों में वर्षा का मुख्य स्रोत है, तो जून से सितंबर तक ये एक्टिव रहेगा। अब वाप आया है तो जाएगा भी तो मुख्य भाग वो जब वापस आने लगेगा तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है ठंड के टाइम में। उत्तर भारत में जब ठंड पड़ रही होती है तो दक्षिण भारत में क्या हो रहा होता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश हो रही होती है। किससे हो रही होती है? लौटते हुए मानसून से। क्यों हो रही होती है? क्योंकि अब उसके पास उतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो पश्चिमी घाट को क्रॉस कर सके, क्योंकि आया तो इस ये पश्चिमी घाट है, इसी के सहारे चली गई, निकल गई पूर्व की तरफ, क्योंकि यहाँ हिमालय है तो यहाँ तक तो टकरा के वापस भारी वर्षा हो गई यहाँ पे आसपास। ये पूरा उत्तर वाला इलाका जो है और उत्तर पूर्व वाला, यहाँ बारिश नहीं होने वाली। अब वापस में आते वक्त में ये फिर इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, और अब कुछ भाग में आपको राजस्थान का पूर्वी इलाकों में भी थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है। बाकी ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा करती है। ठीक है, तो समुद्र से दूरी का प्रभाव क्या होगा? तो जितना समुद्र से कोई एरिया दूर होगा, बारिश उतना ही कम होगा वहां पे। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसून में वर्षा में भी कमी होने लगेगी। यही कारण है कि कोलकाता में क्योंकि समुद्र के निकट है तो ज्यादा बारिश होगी, पटना में कम होगी, इलाहाबाद में और कम हो जाएगी, समुद्र से दूर है। दिल्ली में तो नामुमकिन है बॉस। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं कि यार केरल में तो बारिश ज्यादा होगी, है ना? चलो, भारत के किसी क्षेत्र विशेष राज्य की, किस राज्य की विशेषता पूछा जा रहा है, उसी अक्षांश पे देखो, फिर से रिपीट क्वेश्चन है। अभी दिल्ली और बैंगलोर पढ़ा था, बेंगलुरु, पिछले क्लास में, याद होगा।
उसी अक्षांश पे स्थित है जहां जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। ये तो देशांतर हो गया ना, अक्षांश ये होता है, अक्षांश ये है, देशांतर ये है। यानी कि अगर हम गुजरात की बात करें, ये देखिए, तो इस अक्षांश में कौन कौन से, सभी जितने जितने राज्य आ जाएंगे सब हो गया। तो कर्क रेखा है यहाँ पे, पहले समझिएगा, कर्क रेखा से कितने राज्य होके गुजरते हैं, सबको पता ही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, 8 या 9? गुजरात, राजस्थान, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। कितना हो गया? गुलाब शालवी जी कहाँ चले गए आप? क्या हो गया? आप कहोगे याद नहीं आ रहा था सर। चलो, यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो। चलिए, अब इस क्षेत्र की विशेषता और क्या है? इस एरिया में 80% से अधिक वन पाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान का इलाका की अगर हम बात करें, राजस्थान भी इसी से गुजर रहा है, और यहाँ भी एक अक्षांश यहाँ भी है, मतलब इसी अक्षांश पे कोई ऐसा एरिया है जो 80% वहां पे वन है। यानी यार 80% बहुत हो गया, यानी 100% एरिया में 80% तो वन ही है। तो नॉर्थ ईस्ट का ही इलाका होगा। ठीक है, ये देखो, नॉर्थ ईस्ट दो तो बन ही गया, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ तो उतना वेजिटेशन नहीं होगा, बट ठीक है, यहाँ ज्यादा होगा। अरुणाचल प्रदेश 12% से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करता है। अब यहाँ ये एरिया पूछ लिया गया है, आंसर आपको मिल गया है, अक्षांश भी मिल गया आपको कि अक्षांश अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी राजस्थान एक ही अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, क्लियर है? अब आप क्या करोगे, अरुणाचल प्रदेश में कितने सारे वो हैं, ये भी मैंने करवा रखा है, शेखर जी। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कितने हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब करवाया है शेखर जी। गुलाबशाह जी हैं या चली गई? अच्छा, गुलाबशाह जी चली गई। गुलाबशाह जी हैं बट शेखर जी चले गए, वेरी गुड। इसकी डिटेल मैंने करवा रखी है, अरुणाचल प्रदेश, ये चारों स्टेट के बारे में। वही फॉरेस्ट और कोई स्पेशल प्रजाति पाई जाती है तो वो देख लीजिएगा, बता रखा है ना, ऊपर करवा चुका हूं मैं। अब हर चीज को रिपीट करने जाओ, बहुत सारी चीजें रिपीट है, बट अब हर चीज को रिपीट करते जाऊंगा तो पेजेस बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब हमारा ये 7 पेजेस बच रहा है, क्या इसको हम लोग कल कर लें? अगर कल कर लेते हैं तो इकोनॉमी का जो सेक्शन है हमारा, उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन को रिव्यू करने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। कुछ मिस्टेक अगर है तो उसको थोड़ा सा हम ठीक कर सकते हैं। शशांक जी से कहा गया था, मयंक जी से कहा गया था, गुलबशा अलवी जी से कहा गया था, कितने लोगों ने कर लिया है? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो तो बताओ। ठीक है, चलिए क्लास के बाद हम बात करेंगे फिर। आज के इतना ही, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।